हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवर गलती किसकी या पुस्तकातील 12वी कहाणी ओ जवान शराब पिना अच्छा नहीं है. जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. मेरा नाम प्रकाश है और उम्र 27 वर्ष. मैं दिल्ली के ग्रामीण इलाके का निवासी हूँ. मैं अपने 2 भाइयों तथा 2 बहनों में सबसे बड़ा हूँ. मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक है. हमारी माँ की देखरेख में हमारी जिंदगी बड़े मजे से गुजरी थी. मेरी कहानी भी आजकल के बिगड़े नौजवानों जैसी ही है. पिताजी के दूसरे शहरों में नियुक्ति के कारण मुझे परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी. मेरे ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न होने के कारण मैं बिगड़ता चला गया. हमारे पास छोटी सी दूध की डेयरी थी जिसमें 5-6 भैंसें थी. डेयरी और भैंसों की देखभाल मेरी माँ किया करती थी. सबसे बड़ा होने के कारण मैं डेयरी और अन्य घरेलू कामों में माँ की मदद करता था. हाई स्कूल तक मैं एक औसत विद्यार्थी था. सीनियर सेकेंडरी में पहुंचने के बाद मेरी निजी और सामाजिक जिंदगी में पतन शुरू हो गया. ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के नाते मैं अपने ग्रामीण सहपाठियों से दोस्ती कर ली, खासतौर से पहलवान रमेश से, जिसकी सोबत का मैं भरपूर आनंद लेता था. हम लोग सभी प्रकार के झगड़ों में लिप्त हो गए. दरअसल हम लोगों को खिजाने के बहाने तलाशते रहते और उत्तेजित होने पर उनके साथ लड़ाई करते. समाज में तथाकथित स्थानीय हीरो बनने के चक्कर में हम लोगों को आतंकित करते. लोगों को सताने में मुझे बड़ा मजा आता. तिमाही 6 परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल करके मैं पास होता रहा और मेरी पढ़ाई आगे चलती रही. अध्यापकों को मेरी कमजोरियों की ओर ध्यान देने से कोई सरोकार नहीं था और मेरा परिवार मेरी उन हरकतों से पूरी तरह से अनजान था, क्योंकि मैं दूध निकालने के समय वापस पहुंच जाता था. मैं 17 वर्ष का हो चुका था. यह वह समय था जब मेरे आवारा दोस्तों ने मुझे पहली बार शराब पीने की पेशकश की. पीने की अच्छी चीज समझकर मैंने फौरन उसे हलक में उतार लिया और हिचकी में मुझे बड़ा मजा आया. धीरे धीरे मैंने नियमित तौर पर शराब पीना शुरू कर दिया. संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से मैं हेराफेरी करने लगा. घरेलू कामों और पशुओं के चारे इत्यादि के लिए मेरी माँ जो पैसे देती, उनमें से बचे हुए पैसे मैं अपनी जेब में रख लेता. रमेश मेरी शराबखोरी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो मुझसे दूर हो गया. मेरे लिए वो कोई समस्या नहीं थी. अब मैं कॉलेज में प्रवेश कर चुका था. मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे. उनकी छोटी सी पेंशन और डेयरी से होने वाली आमदनी 6 लोगों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी. मुझे अधिक पैसा चाहिए था. मैं कॉलेज के अपने सहपाठियों को दिखाना चाहता था. मुझे उन्होंने पहली बार चरस से भरी हुई सिगरेट पिलाई. शुरू में तो मैंने कुछ भारीपन महसूस किया, किंतु धीरे धीरे मेरे तनावग्रस्त दिमाग पर उसका असर अच्छा लगने लगा. कॉलेज की फीस का इस्तेमाल मैं अपनी मौज मस्ती के लिए करने लगा. मेरे लिए कॉलेज जाना न्यूनतम प्राथमिकता थी. मेरी हाजिरी कम होती, फिर भी कोई मेरे जैसे दादा टाइप छात्र के बाहुबल के सामने इम्तिहान में बैठने की परमिशन देने में आनाकानी करने की हिम्मत न जुटा पाता. मेरी हरकतों के बारे में पिताजी को पता था और वो अपनी नाराजगी भी जाहिर करते, किंतु मेरी माँ बीच बचाव कर उन्हें शांत कर देती थी. मेरे ट्रांसपोर्टर चाचा के साथ मेरी घनिष्ठता बढ़ती गई. उनसे मिलने के बाद मुझे उनके ट्रकों में बैठकर बाहर जाने और सैर करने का मौका मिलता. उनके ड्राइवर मुझे खुले तौर पर अफीम और शराब पेश करते. अपने पिता की घूरती निगाहों से दूर रहने और खूब पैसा कमाने, घूमने तथा स्नैक और शराब पीने की नियत से मैंने गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर दिया. मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी नौकरी लग जाए. संयोगवश उन दिनों दिल्ली पुलिस में भर्ती जारी थी. मैंने भी आवेदन कर दिया. शारीरिक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट पास करके पश्चात मैं लिखित परीक्षा में शामिल हुआ, किंतु प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण वह रद्द कर दी गई. मैं दोबारा परीक्षा होने की प्रतीक्षा करने लगा. कोई काम न होने के कारण समय बिताने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, स्नैक तथा शराब पीता.
फिल्में देखता और इधर उधर झूलता फिरता। मेरे कई अमीर दोस्त थे जो मेरे इन शौकों को पूरा करने के लिए पैसा देते थे। मैं उन्हीं की तरह ऐश करना चाहता था, लेकिन वैसा न कर पाने पर मैं अधिक तनावग्रस्त हो जाता। आमदनी बढ़ाने के लिए मैं दलाली के काम करने लग गया। मैं लोगों के जटिल कार्य उल्टे सीधे हथकंडे अपना कर करा देता। एक बार तो मैंने अपने एक मित्र की दुर्घटना में शामिल कार नकली कागजात तैयार करके और ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों की मुट्ठी में गर्म करके बिकवा दी। उस कार की अदालत में सबूत के रूप में पेश किए जाने की जरूरत थी। इसी तरह मैं लोगों के रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लगा और कुछ दिनों में बहुत मशहूर हो गया। अपनी लोकप्रियता के आधार पर मैंने अनाधिकृत पंचायतों के क्षेत्र में सक्रिय रहा। मैं सब संबंधित पक्षों में फैसले कराने के लिए उनके आगे हाथ जोड़ता तथा इसके साथ यही भी सुनिश्चित कर लेता था कि ऐसे अनेक लोग हैं जो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। पुलिस प्रवेश परीक्षा में मैं बड़े अनमनीपन और बिना आत्मविश्वास के दोबारा बैठ गया और किसी तरह पास हो गया। मेरे अभिभावकों को लिखित परीक्षा में मेरा पास होना निश्चित करने के लिए रिश्वत देने की सलाह दी गई, किंतु रिश्वत के रूप में मांगी गई रकम इतनी मोटी थी कि हमारे बूते के बाहर थी। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। मेरे सामने अब एक बाधा रह गई थी। वो बाधा थी निजी साक्षात्कार। भाग्य एक बार फिर मुस्कुराया और मेरा चयन हो गया। चूंकि पुलिस में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए मैं सतर्कता जांच क्लियर कराने में कामयाब रह गया। इसके साथ ही यह सच्चाई, यह मेरे मित्र के चरित्र का सत्यापन मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया था। किंग्सवे कैंप दिल्ली में स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में मैं 2 महीने के प्रशिक्षण के लिए दाखिल हो गया। प्रशिक्षण के दौरान भी मैं प्रभारियों की सतर्क निगाहों से बचकर शराब पीने में सफल हो गया। यह सब मेरे इंस्ट्रक्टर की साठगांठ के संभव हो सका, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को भी मेरी तरह बोतल का शौक था। बोतल वहाँ एक स्थानीय धोबी उपलब्ध कराता था। उससे भी बड़ी बात यह थी कि प्रशिक्षण के दिनों में मैं अपनी चरस के कोटे का भी इंतजाम कर लिया। बहरहाल मैंने सही ढंग से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। प्रशिक्षण के सफल परीक्षण के बाद सक्रिय रूप से काम करने के लिए मेरा स्थानांतरण हो गया और जल्द ही मुझे कमांडो ट्रेनिंग पाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। वह मेरी मुलाकात कुछ साथियों से हुई जिन्होंने इंस्ट्रक्टर के साथ मेरा परिचय कर दिया और हम दोनों में काफी नजदीकियां आ गई। यहाँ तक कि माहौल ट्रेनिंग स्कूल के माहौल से पूरी तरह से भिन्न था। इंस्ट्रक्टर रोजाना शराब पीता था और लगभग 50% प्रशिक्षु भी वैसा ही करते थे। एक बार फिर मैं मदद के इच्छुक प्रशिक्षकों और इंस्ट्रक्टर के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करने लगा। एक बोतल के बदले में प्रशिक्षकों से कामों की मंजूरी दिला देता। मैं सबसे ज्यादा करीब था बलदेव के। बलदेव भी एक ग्रामीण लड़का था। वो मुझे नियमित चरस पिलाता था। इंस्ट्रक्टर से मेरी दोस्ती होने के कारण मेरे लिए घर आने जाने की कोई समस्या नहीं थी और लिखित छुट्टी मुझे हमेशा उपलब्ध थी। आखिर ये अच्छे दिन भी पूरे होने ही थे। वे हो गए। मेरे और इंस्ट्रक्टर के बीच मतभेद पैदा हो गए और उसने मुझे गैर हाजिर दिखाना और सजा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सब काफी बढ़ गया और बर्दाश्त से बाहर हो गया। बहरहाल किसी तरह मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली और मुझे प्रधानमंत्री निवास पर तैनात कर दिया गया। अब मैं परिपक्व हो रहा था। मेरे रिश्ते सुधारने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने एक स्थानीय लड़की के साथ मेरी शादी करा दी। शादी में काफी विवाद हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी तथा मेरी माँ की इच्छा के विरुद्ध मेरे चाचा को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया था। उस समय यहाँ काफी शोर शराबा हुआ था। मेरे सुझाव पर मेरे परिवार वालों ने पैसे भेज दी और इधर उधर से कर्ज का प्रबंधन कर लिया और एक मिनी ट्रक खरीद लिया। मुझे अपना सपना साकार होता नजर आया। काम के सिलसिले में मैं ट्रक लेकर विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता था और घर और ड्यूटी दोनों में से कई कई दिनों तक दूर रहता। धीरे धीरे नौकरी में मेरी दिलचस्पी कम होती गई।
मेरी पत्नी ने मुझे अक्लमंदी से रहने के लिए हमेशा समझाने की कोशिश की, किंतु एक निश्चित सीमा के आगे वह नहीं जा सकी। सड़कों पर सैर सपाटे का शौक मुझे कई दिनों तक नौकरी से दूर रखने लगा और मैं बार बार गैर हाजिर रहने लगा। विभाग से घर से नोटिस आना शुरू हो गई। मैं वापस ड्यूटी पर चला गया। गैर हाजिरी फिर से शुरू हो गई और कुछ समय तक चलती रही। इसलिए मेरे परिवार वालों को बड़ी चिंता हुई। वे चाहते थे कि मेरी नौकरी के मामले में मुस्तैद रहूं, लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं था। शराब और स्मैक की लत मुझे गाड़ी चलाने के लिए बार बार विवश करती। मेरा कारोबार चौपट हो गया। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं भी घायल हुआ। इस बार नुकसान शारीरिक चोटों से कहीं अधिक था। जरूरत के समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। साहूकारों ने अपने कर्ज वसूलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरा वाहन खाली खड़ा था। मेरा धंधा अनिश्चित था। शराब के लिए मेरे पास कोई पैसा न रहा गया। जिंदगी में पहली बार मैंने घर में चोरी और घरेलू सामान को बेचना शुरू कर दिया। अब दिखाना करना संभव नहीं था। पुलिस की नौकरी पर जाने में मुझे नफरत होने लगी। 7 महीने बीत गए। अपने रिश्तेदारों, खास तौर पर अपने ससुर के इस धमकी के बाद कि वो मेरी पत्नी को ले जाएंगे, मैं ड्यूटी पर चला गया। मेरे खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया। जांच में मुझे दोषी पाकर मेरी सेवाएं समाप्त कर दी गई। नौकरी चले जाने से मेरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया। घर में अब भैंसें नहीं रही थी और एक गैर जिम्मेदार पुत्र का बोझ बन गया था। पिता की छोटी सी पेंशन के अलावा आमदनी का और कोई जरिया नहीं रहा था। हमारा परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। अपने तमाम जानकारों से मेरा संपर्क खत्म हो चुका था। मैं कहीं भी जाने लायक नहीं रह गया था। एक जानकार ने मेरे घर वालों को नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी दी और अंततः अच्छाई की राह पर चलने के लिए मैंने उसमें दाखिल होने को चला गया। इसमें गलती किसकी है? अपर्यवेक्षित बेटे शैतानी और बुराई के जोखिम भरे मार्ग पर चलते हैं। माता पिता और जीवन साथी अगर शैतानी के शुरुआती दिनों में अपनी नाबर्दाश्तगी का इजहार नहीं करते तो बराबर का दुख झेलते हैं। जो अध्यापक शैतान विद्यार्थियों को न सुधारते और न ही उनके बारे में घर वालों की जानकारी देते, वे अपने विद्यार्थियों की असफलता के उत्प्रेरक बन जाते हैं। पुलिस प्रशिक्षण के नियम व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए अपर्याप्त है और पुलिस सेवा के लिए अधूरे हैं।